ये कपड़ा अच्छा है। मैं सोच रही हूँ कि 4 मीटर कपड़ा ले लूं। मेरी बड़ी बहू को सिलाई कढ़ाई दोनों आती है। शांति मार्केट से कुछ सस्ते सूट के कपड़े लेकर घर आती है और अपनी दोनों बहू को दिखाती है। बहू, तुझे सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक है ना, इसलिए देख मैं मार्केट से ये कपड़ा लेकर आई हूँ। तू अपने लिए और रेशमा बहू के लिए इसका सूट बना लेना। ओ माय गॉड माँ जी, आपने सोचा भी कैसे? मैं मार्केट के इतने सस्ते कपड़े अपनी जेठानी के बने हाथों के पहनूंगी? दूर रखिए ऐसे कपड़े। जितने इस घर में कपड़े नहीं है ना, उससे ज्यादा कपड़े मेरी अलमारी में रखे हैं। आई एम सॉरी, पर मैं इतने सस्ते और घटिया कपड़े नहीं पहन सकती। रेशमा माँ जी इतने प्यार से हमारे लिए कपड़े लेकर आई हैं, ऐसा तो मत बोलो। अगर मैं इन पर डिजाइन कर दूंगी तो बहुत अच्छे लगेंगे ये। तुम गरीब घर से आई हो, तुमने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने होंगे, इसलिए जुगाड़ करती हो। पर मैं तुम्हारी तरह नहीं। कोई बात नहीं बहू, अगर रेशमा को ये कपड़े पसंद नहीं आए तो तू इससे करिश्मा के लिए कुछ बना देना। आशा को बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। अब पूजा अपने और करिश्मा के लिए उन कपड़ों का सूट बनाती है। माँ देखो, भाभी ने कितना अच्छा मेरे लिए सूट बनाया है। कैसी लग रही हूँ मैं इसमें? बहुत अच्छी है। अच्छा बहू, कल हमारे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं तो तुम दोनों साड़ी पहन लेना। वो तुम्हारी दूर की दादी सास आ रही है, कल तो उनके सामने सर पर पल्लू भी रख लेना। माँ जी, जब आप रिश्ता लेकर आई थी तब तो आपने कभी नहीं बताया कि हमें गंवारों की तरह इस घर में रहना होगा। आपने तो कहा था कि हम बहू को पूरी छूट देंगे। ये छूट दोगी आप मुझे? मैं नहीं डालने वाली साड़ी। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं कल साड़ी भी पहनूंगी और सर पर पल्लू भी रखूंगी। मेरे होते हुए मैं आपकी इज्जत कम नहीं होने दूंगी। अपनी जेठानी की बातें सुन रेशमा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। रात को जब अमित घर आता है तो रेशमा अपने पति से लड़ती है। तुम्हारी माँ तो कह रही थी शादी से पहले कि मैं अपने मन मुताबिक जी सकती हूँ, पर अब कभी वो बाजार से सस्ता सूट का कपड़ा उठा कर ले आती है तो कभी मुझे साड़ी पहनने को कहती है। अब मैं कल तुम्हारी दादी के सामने साड़ी डालूं, वो भी घूंघट के साथ। रेशमा क्यों घर में बवाल मचा रही हो? कुछ देर की तो बात है, घंटे 2 घंटे के लिए वो आ रही हैं। तुम उनके सामने बस चाय लेकर चले जाना। इस तरह माँ की भी बात रह जाएगी और तुम्हें भी ज्यादा देर साड़ी नहीं पहनना पड़ेगा। अमित के कहने पर अगले दिन रेशमा साड़ी पहन लेती है और चाय लेकर अपनी दादी सास के सामने लाती है। दोनों बहू को देख दादी सास काफी तारीफ करती है। आशा बहू, तेरी दोनों बहू बड़ी संस्कारी है, वरना आज के समय में कहाँ बहू साड़ी डालती है और सर पर पल्लू रखती है। अब वो तो है काकी, पर अगर आज आप एक दिन रुक जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। अरे बहू, मैं तो सत्संग के लिए आई थी, सोचा 10 मिनट तुझे भी आकर मिल लूं। अब तो जाना ही पड़ेगा, सत्संग का समय भी हो गया है। इतना बोलकर दादी सत्संग के लिए चली जाती हैं और दादी सास के जाते ही रेशमा अपनी सास से कहती है, आज तो मैंने आपके मन मुताबिक कपड़े पहन लिए, पर आइंदा से सोच मत लेना कि मैं आपकी पसंद के कपड़े पहनूंगी। बहू, मैं तो सोचती हूँ उस दिन को जब मैं इस लड़की को इस घर की बहू बनाकर लाई। मैंने सोचा था अच्छे घर की लड़की है, इसलिए बिना सवाल जवाब किए इसे अपने बेटे का रिश्ता जोड़ दिया। पर आज देखो, मुझे अपनी ही पसंद पर शर्म आ रही है। कोई बात नहीं माँ जी, समय के साथ वो भी सब समझ जाएगी। सच में छोटी भाभी कितनी बुरी हैं भाभी, उनके अंदर अमीरी का पैसों का कितना घमंड है। माँ, अब से तुम भाभी के लिए कोई कपड़े मत लेकर आना और ना ही उनसे कुछ कहना। ऐसे मत बोलो करिश्मा, समय के साथ वो भी सब समझने लगेगी। जैसे आज उसने माँ जी की इज्जत रखी है, ऐसे ही आने वाले समय में भी रखेगी। इतना बोलकर पूजा अपने कमरे में जाकर सिलाई करने के लिए बैठ जाती है तो वहीं करिश्मा कॉलेज जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन आशा की दोस्त हाथ में शादी का कार्ड लेकर आशा के घर आती है। पूजा शांति के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और वहीं रेशमा भी बैठकर बातें करती है। आंटी जी, आप पहली बार हमारे घर आई हैं, बिना खाए नहीं जा सकते। आशा, अगले महीने मेरे बेटे की शादी है, तेरे घर तो बहू आ गई है और तेरी दोनों ही बहू काफी समझदार और संस्कारी है। पता नहीं मेरी बहू कैसी होगी, इसीलिए तू अपने पूरे परिवार के साथ पार्टी में जरूर आना। हाँ हाँ शांति, क्यों नहीं। कार्ड देकर शांति वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब रेशमा घर का कोई काम नहीं करती। ऐसे ही एक दिन वो ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करती है और नेल एक्सटेंशन करवा कर आती है। जहां एक तरफ पूजा घर के कामों में लगी होती है तो वहीं रेशमा आराम कर रही होती है। ये देख आशा रेशमा से कहती है, रेशमा बहू, तू कुछ काम नहीं करती, कम से कम मेरे लिए मैंगो शेक ही बना दे। माँ जी, आपको दिख नहीं रहा है मैंने कितनी महंगी ड्रेस पहनी है, ऊपर से नेल एक्सटेंशन भी करवाया है, मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। आप जेठानी जी से ही बोलिए या तो फिर करिश्मा से ही बोल दो, वो भी तो खाली पड़ी रहती है। मुंह बनाकर रेशमा वहां से चली जाती है और करिश्मा अपनी माँ से कहती है, माँ, आप मानो या ना मानो, भाभी जो तैयारी कर रही है ना, वो पार्टी की ही कर रही है। अरे मैं तो भूल ही गई, 2 दिन बाद पार्टी में भी जाना है।
तुझे तो मैंने कुछ दिन पहले ड्रेस के पैसे दे दिए थे, पर अपनी बहू को कुछ नहीं दिलाया। पार्टी में लोग क्या कहेंगे। आज मैं अपनी दोनों बहू को दुकान ले जाऊंगी और उन्हें उनकी पसंद के कपड़े दिलाऊंगी। अब शाम को आशा अपनी दोनों बहू के साथ मार्केट में जाती है। ये देख दोनों बहू काफी खुश होती हैं, पर दुकान में जाते ही जब रेशमा अपनी सास की पसंद देखती है तो उसका मुंह बन जाता है। नहीं नहीं भैया, ये कपड़े तो बहुत महंगे हैं। आप मुझे 3-4 हजार तक के गाउन या कुछ दूसरे कपड़े दिखा। अगर 2-3 हजार की रेंज में चाहिए फिर तो मैडम आप ये गाउन देखिए। बहू, ये वाला गाउन ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुम दोनों पर बहुत जचेगा। माँ जी, इस 3rd क्लास दुकान में आकर आप अपनी बहू को 3rd क्लास कपड़े दिलाओ। मुझे नहीं पहनने ये 3rd क्लास कपड़े। रेशमा, हम दुकान में हैं, थोड़ा तो सोच समझ कर बोलो। माँ जी, मुझे तो आपकी पसंद का ये गाउन काफी पसंद आया। रेशमा को नहीं लेना तो उसे छोड़ दीजिए। पूजा चुपचाप अपनी सास की पसंद का वो गाउन ले लेती है, पर रेशमा अपनी सास की पसंद का एक भी कपड़ा नहीं लेती और वो लोग घर आते हैं। शाम को रेशमा मुंह फुलाकर अपने कमरे में बैठी होती है और जब अमित आता है तो अपने पति से कहती है, आज तक तुम्हारे घर वालों ने मुझे कुछ नहीं दिलाया और आज भी माँ जी मुझे इतना घटिया गाउन दिला रही थी, और ये सब जेठानी की वजह से होता है। तुम मुझे अभी मॉल में लेकर चलो और मुझे मेरी पसंद का कपड़ा दिलवा कर लाओ। अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? चलो मैं तुम्हें अपने साथ तुम्हारी पसंद का कपड़ा दिलवा के आता हूँ, जो तुम्हें पसंद हो वो ले लेना। रात को ही अमित रेशमा के साथ मॉल जाता है और वहां 4-5 दुकान में कपड़े पसंद करके एक बड़े से शोरूम से रेशमा अपने लिए महंगा लहंगा पसंद करती है। इसे कहते हैं पार्टी ड्रेस। माँ जी की पसंद तो बिल्कुल घटिया है। अब इस लहंगे को पहनकर पार्टी में बस मैं चमकूंगी। रेशमा, तुम श्योर हो ना कि तुम्हें यही ड्रेस चाहिए? क्योंकि मुझे रिसेप्शन पार्टी के लिए ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है। रहने दो, तुम्हें कुछ नहीं पता। रेशमा जिद में आकर 20,000 का लहंगा लेकर घर आती है और घर बैठी पूजा उसी गाउन पर अपने हाथों से कुछ डिजाइन करने लगती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, पार्टी के अकॉर्डिंग मुझे ये गाउन थोड़ा फीका लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसे मैं अपनी कलाकारी करूं। वैसे अब कैसा लग रहा है ये गाउन? बाहू, ये गाउन वैसे भी बहुत अच्छा था और इस पर तेरा हाथ लगने से ये गाउन और अच्छा हो गया। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पार्टी वाला दिन आ जाता है और उस दिन पूरा परिवार तैयार होकर एक साथ पार्टी में जाते हैं, जहां सभी मेहमान पूजा का गाउन देख उसके पास आकर उससे बातें करते हैं। पूजा, तुम्हारा गाउन तो बहुत अच्छा लग रहा है। तुम तो कहती हो कि तुम्हें महंगे कपड़े पसंद नहीं, फिर आज इतने महंगे कपड़े कैसे ले लिए? यार, तू शायद भूल रही है कि मुझे सिलाई और कढ़ाई दोनों आती है करनी। ये तो सिर्फ 1500 का गाउन है जो मुझे माँ जी ने दिलाया था। पसंद माँ जी की और मेहनत मेरी। जहां पूजा के गाउन की तारीफ हो रही थी तो वहीं लोग रेशमा के लहंगे को देखकर हंस रहे होते हैं और आपस में बातें बना रहे होते हैं। अरे, इस लड़की को तो देखो जरा, कितना हैवी लहंगा पहन कर आई है। बेचारी दुल्हन ने भी इतना महंगा कपड़ा नहीं डाला जितना इसने पहन रखा है। ऐसा लग रहा है रिसेप्शन पार्टी में नहीं बल्कि अपनी रिसेप्शन पार्टी अटेंड कर रही हो। लो भाभी, सुन लो अपनी तारीफ। आपका लहंगा देखकर लोग आपस में बातें कर रहे हैं। आपकी पसंद से तो अच्छी पसंद मेरी माँ की है। अगर आपने भी भाभी की तरह नॉर्मल कपड़ा लेकर उस पर भाभी से थोड़ा काम करवा लिया होता तो आज आपकी भी तारीफ होती। लोगों के मुंह से अपने लहंगे की बुराई सुनकर रेशमा को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। शो ऑफ के चक्कर में आज मैंने न सिर्फ अपनी इंसल्ट करवाई बल्कि आप लोगों को भी शर्मिंदा होना पड़ा। कोई बात नहीं बहू, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। दीदी, आज क्या बनाए? रसोई तो इतनी बड़ी और सुंदर है, बनाने के लिए कुछ है ही नहीं। फ्रिज में मुझे ब्रेड का पैकेट मिला है, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम सैंडविच बना दे। बिल्कुल सही कहा आरती ने। देखो, मैं तो कुछ टमाटर और पत्ता गोभी भी लेकर आई हूँ। चलो आज एक नया जुगाड़ करके अपने घर वालों को बढ़िया सा खाना खिलाते हैं। इतना बोलकर एक बहू ब्रेड निकालती है तो दूसरी बहू सब्जी काटती है, तो वहीं तीसरी बहू ब्रेड पर जैम लगा रही होती है। इसी तरह तीनों बहू मिलकर अपने जुगाड़ से सैंडविच बनाती है। इतने सैंडविच काफी रहेंगे ना? हाँ, चलो चलते हैं, सबको काफी भूख लगी है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतनी बड़ी रसोई होने के बाद भी तीनों बहू इस तरह जुगाड़ करके सैंडविच बना रही हैं? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। चलो, शादी की सारी तैयारी तो हुई। माँ, शादी की सारी तैयारी तो खत्म हो गई और 2 दिन बाद मेरी तीनों भाभी भी एक साथ इस घर में आ जाएंगी। पर हमने जो कांड किया है उसका क्या? हमने नहीं बेटा, जो तूने किया है वो बोल। अब पुरानी बातों को याद करके क्या फायदा? अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई मतलब नहीं। सही कह रहा है रवि। खैर, थोड़ी सी शॉपिंग रहती है, चलिए शॉपिंग कराते हैं। इतना बोल शांति अपने परिवार के साथ शादी की थोड़ी सी शॉपिंग करके घर आती है। देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं और एक साथ शांति की तीनों बहू शादी करके अपने ससुराल आती हैं। और अगली सुबह, आरती, काजल, क्या माँ जी या करिश्मा ने तुम्हें आकर बताया कि हम तीनों को अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है?
मेरे कमरे में तो कोई नहीं आया और मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है रसोई किधर है, और ना ही कोई हमें कुछ बता रहा है। एक काम करते हैं, हम तीनों खुद ही जाकर माँ जी से पूछ लेते हैं, क्या पता वो शादी की थकान की वजह से भूल गई हो और करिश्मा भी नादान है। तीनों बहू आपस में बातें करके अब अपनी सास के कमरे में जाती हैं, जहाँ आराम से बैठकर शांति सेब खा रही होती है। माँ जी, आज हम तीनों की पहली रसोई है और आपने हमें बताया नहीं कि हमें अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है, और हमारी रसोई किधर है? अरे बहू, तुम तीनों क्यों परेशान होती है? हमारे यहाँ बहू के हाथों की जब तक मेहंदी नहीं छूट जाती उनकी पहली रसोई नहीं होती। तुम तीनों आराम से 10 दिन घर में बैठो। शांति की बात सुनकर तीनों बहू बड़ी हैरान होती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद विनोद पन्नी में चाय लेकर आता है और पूरे परिवार को जमा करता है। ये लो, मैं सबके लिए चाय और कुछ ब्रेड लेकर आया हूँ, आज यही खाकर दिन गुजारो। पर वो क्यों पापा जी? वो इसलिए काजल, क्योंकि घर में 10 दिन खाना नहीं बनेगा। क्या 10 दिन खाना नहीं बनेगा? तो हम सब खाएंगे क्या? भाभी, घर में खाना नहीं बनेगा पर बाहर से तो खाना आ ही सकता है ना, घर में जो आए उसे ही खाकर काम चलाना होगा। ये देख तीनों बहू बड़ी परेशान होती है। अब जो भी घर में आता वो तीनों बहू अपने घर वालों की तरह उतना ही खाना खाकर अपने दिन गुजारती। देखते ही देखते 10 दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ जी अब तो हमारे हाथों की मेहंदी भी छूट गई और 10 दिन से ऊपर हो गया, अब तो हमारी पहली रसोई की रस्म पूरी कीजिए। बहू, तुम तीनों को भी क्या जल्दी है? ससुराल में तो आ ही गई हो, सारी जिंदगी खाना ही बनाना होगा, कुछ दिन आराम करो। माँ जी, आखिर आप सब हमसे छुपा क्या रही हैं? हमें बताइए। भाभी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आखिर क्या हुआ है तुम्हारी वजह से? हमारे घर में 7 सिलेंडर थे और हम अपने सिलेंडर किराए पर देते थे, पर मेरी बेवकूफ़ी और लालच की वजह से सब चौपट हो गया। शादी का घर था और मुझे अपने लिए कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने घर के सारे सिलेंडर किराए पर भेज दिए। घर में एक भी सिलेंडर नहीं था और पापा को बहुत भूख लगी थी, इसलिए पापा ने गुस्से में आकर चूल्हा भी तोड़ दिया। बस यही वजह है कि रसोई में चूल्हा नहीं है, हमारी रसोई बिना चूल्हे की है और इसीलिए आपकी पहली रसोई भी रुकी हुई है। ये तो सच में परेशानी की बात है, पर हम कब तक बाहर का खाते रहेंगे? आप सब हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम अभी कोई जुगाड़ करते हैं। इतना बोलकर एक बहू बाहर से सब्जी तोड़ने के लिए चली जाती है और 2 बहू रसोई में जाकर खाने का जुगाड़ कर रही होती हैं। इस तरह तीनों मिलकर सैंडविच बनाकर लाती हैं, जिससे पूरा परिवार मजे से खाता है। आज बहुत दिनों बाद घर का खाना खाकर मजा ही आ गया। हमने तो सोचा भी नहीं था कि बिना चूल्हे की रसोई में भी इतना अच्छा खाना बनाया जा सकता है। मानना पड़ेगा, तुम तीनों ने बहुत अच्छा जुगाड़ बिठाया। हाँ बहू, मानना पड़ेगा, तुम तीनों बहुत समझदार हो। तीनों बहू के इस जुगाड़ से पूरा परिवार काफी खुश होता है। अब अगले दिन फिर से तीनों बहू बिना चूल्हे की रसोई में जाती हैं और खाने का जुगाड़ करती हैं। कल तो हमने सैंडविच बनाकर खाने का जुगाड़ कर लिया, पर हम आज क्या बनाएं? हर वक्त माँ जी फ्रूट खाकर अपना पेट भरती हैं, क्यों ना आज हम फ्रूट्स में मिल्क मेड मिलाकर कुछ नया और पौष्टिक आहार बनाएं। ये आइडिया बहुत अच्छा है। चलो मैं जल्दी से फ्रूट्स काटती हूँ और आप दोनों में से कोई एक मार्केट से मिल्क मेड मंगवा लो। इस तरह अब काजल सारे फ्रूट्स निकाल कर उनके छोटे छोटे पीस करती है, तो वहीं आरती और सिमरन मिल्क मेड लेकर आती हैं और तीनों बहू मिलकर उन फ्रूट्स में मिल्क मेड मिलाकर एक नई डिश बनाती हैं। एक बार फिर पूरा परिवार तीनों बहू का ये जुगाड़ देख काफी हैरान होता है। मेरी तीनों जुगाड़ू भाभी का जवाब नहीं। बिना चूल्हे की रसोई को भी कितने अच्छे से संभाला है मेरी तीनों बहुओं ने जुगाड़ से, और हमें अच्छा अच्छा खाने को भी मिल रहा है। पर पापा, ये सिलसिला कब तक चलेगा? मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि बिरजू जल्दी से आए, क्योंकि उसका महीना पूरा हो चुका है। वही है जिससे हम सिलेंडर ले सकते हैं, क्योंकि बाकियों को तो हमने 15 दिन पहले ही सिलेंडर दिया है, उनसे तो ले भी नहीं सकते और चूल्हा भी नहीं है घर में। बिना चूल्हे की रसोई ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, इसलिए हम तीनों ने सोच लिया है कि हम मिट्टी का चूल्हा घर में बनाएंगी। मिट्टी के चूल्हे की बात सुनते ही शांति नाराज हो जाती है और सास तीनों बहू से कहती है, तुम तीनों कोई दूसरा जुगाड़ देखो, घर में या घर के बाहर मिट्टी का चूल्हा नहीं बनेगा। मैंने अभी अभी पेंट करवाया है पूरा घर, मैं नहीं चाहती मेरे घर की दीवारें गंदी हों। अगर ऐसी बात है माँ जी तो भी ठीक है, हम तीनों छत पर बनाएंगे मिट्टी का चूल्हा। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है, जिसके बाद तीनों बहुएं छत पर थोड़ी सी मिट्टी और कुछ एक ईंट लेकर जाती हैं और एक साथ मिलकर मिट्टी का चूल्हा बनाने लगती हैं। बस थोड़ा सा काम और रहता है, उसके बाद हमारा मिट्टी का चूल्हा बनकर तैयार। सही कहा काजल तुमने, मैं जब तक छत की सफाई कर लेती हूँ पूरा छत गंदा हो गया है।
और मैं लकड़ियों का इंतजाम करती हूँ। इस तरह एक बार फिर तीनों बहू खाने का इंतजाम करने के लिए मिट्टी का चूल्हा बनाती हैं और अब वह कुछ सूखी लकड़ियां लेकर छत पर बैठकर खाना बना रही होती हैं। तभी वहाँ कुछ बंदर आ जाते हैं और जैसे ही काजल रोटियां बनाकर निकालती है वह बंदर रोटियां लेकर चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर सिमरन ने जो सब्जी बनाई थी वो सारी सब्जी भी बंदर गिरा देते हैं। अब हम क्या करें, ये बंदर तो हमें खाना ही नहीं बनाने दे रहे हैं। एक काम करते हैं, अभी नीचे चलते, दोपहर में आकर खाना बनाएंगे। इतना बोलते ही दोनों बहुएं नीचे जाती हैं और देखती हैं कि विनोद उबले हुए चावल लेकर आया है। अरे इन उबले हुए चावल का क्या करोगी, आप सब्जी तो ले लेते। अरे भाग्यवान, सब्जी खत्म हो गई थी। कोई बात नहीं माँ जी, घर में दही रखी है, मैं चावल में दही नमक मिला देती हूँ, उसके बाद हम पेट भर के खाना खा सकते हैं। एक बार फिर तीनों बहू जुगाड़ करके अपने पूरे परिवार के साथ उबले चावल में दही मिलाकर खाते हैं और दोपहर में जब छत पर जाती हैं तो उनके पैर जलने लगते हैं और फिर से तीनों बहू धूप और बंदरों से बचने के लिए मिट्टी के चूल्हे के चारों तरफ पर्दे से घेरा बना देती हैं। अब देखते हैं ये बंदर और धूप हमें खाना बनाने से कैसे रोकता है। चलो ये जुगाड़ भी काम आया, अब खाना बना लेते हैं। इतना बोलकर एक बार फिर तीनों बहू बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती हैं और खाना बनाकर जब वह तीनों नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि उसके ससुर जी एक छोटा सा चूल्हा लेकर आए हैं और पति सिलेंडर लेकर रसोई में जा रहा है। फाइनली घर में नया चूल्हा और सिलेंडर तो आया। सही कहा आरती तुमने, अब रात का खाना हमारी रसोई में बनेगा। हम बस अभी रसोई में सिलेंडर और चूल्हा लगा कर आते हैं। हाँ बहू, अब तुम तीनों को जुगाड़ करके खाना बनाने की जरूरत नहीं। अब रात का खाना हमारे बिना चूल्हे वाली रसोई में नहीं बल्कि चूल्हे वाली रसोई में बनेगा। भाभी, जब तक रसोई में चूल्हा और सिलेंडर लगाया जा रहा है तब तक हम सब आखिरी बार जुगाड़ से बनाए खाने को खा लेते हैं।